इस किताब में बहुत सारे सवालों के जवाब खोजे हैं। बहुत सारे लेखकों को पढ़ते हुए हमारे जहन में ये आता है कि ये रात को लिखते होंगे या दिन सुबह के समय लिखते होंगे। कई बार हम सुनते हैं लोगों को बताते हुए कि सुबह सुबह उठ के हम लिखना शुरू कर देते हैं। जब मैंने लिखा तो मैंने तो सूरज भाई से बात भी की कि मेरी तो कोई बेस नहीं है, तो कहने लगे अच्छा। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो कहीं भी लिखती हूँ, हॉल में भी बैठ के लिखती हूँ, बेडरूम में भी बैठ के लिखती हूँ, और मेरी तो छोटी सी टेबल है, वो टेबल मैं अपने साथ साथ लेके बढ़ती हूँ। मुझे टेबल पर लिखने में थोड़ी असुविधा होती है और लैपटॉप साथ में होता है। पहले एक ज़माना था जब हम नोटबुक पर लिखते थे, काटते थे, लिखते थे, काटते थे। तो अब ये सारी बातें इस किताब में उत्पन्न इकट्ठी करती है, संकलित करती है सूरज जी ने कि हर लेखक के लिखने की एक शैली होती है, हर लेखक के लिखने की रचना प्रक्रिया होती है, और वो कब लिखता है, कैसे लिखता है, ये जो जहन में सवाल उठता है, इन सवालों के जवाब इस किताब में है। तो इस किताब की जो रोचकता है, चूंकि इन्होंने ये कहा कि बहुत कम शब्दों में लिखा जाए और बाकायदा शब्द सीमा रखी, 1000 शब्द से ज़्यादा नहीं होना, ये बहुत बढ़िया है। तो इससे हमें विविध लेखकों की विविध शैली, विविध रचना प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। तो ये किताब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण है। हम सबको इस किताब को ढूंढ कर, खोज कर पढ़नी चाहिए। कोई हमारे पास तो उपलब्ध है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो किताब खोज कर पढ़ें। और सबसे पहली बधाई सूरज जी को दें, और जहाँ जितने कथाकार यहाँ पर बैठे हैं, मेरे लिखने की बेस वाले कथाकार, उन सबको बहुत बहुत बधाई, और मेरा भी नाम शुमार है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। नमस्कार सर। मेरे लिखने की मेज इस पुस्तक के लिए मैं सूरज प्रकाश सर को साधुवाद दूंगी। 125 लेखकों को जोड़ना ठीक है, मैसेज दे देना कि लिख के दो, लेकिन 125 लेखकों का लिखकर इन्हें भेजना, इनकी लेखकों से व्यावहारिकता, इनकी दोस्ती, इनका अपनापन जताता है, दिखाता है कि कितने लोगों ने उन्हें अपना समझ के लेख दिया। मुझे तो 1 हफ्ता मिला, मैं बोलूँ सर भेज रही हूँ, बाहर को भेज रही हूँ, और मैंने जल्दी से फिर भेजा। वो एक अच्छी बात। और एक बड़ी बात जो मैं स्त्री दर्पण से जुड़ी हूँ तो नोट किया मैंने कि 47 महिलाएं इसमें लेखिका के रूप में है, 51 है, और 51 स्त्रियों को, महिलाओं को इन्होंने लेखिका के रूप में जोड़ा, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया और अपनी लिखने की आदत, बोलो और लिखने के रूप के जैसे सब उन्होंने लिखा। और ये बड़ी बात है कि ये किताब जो है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लेखक और कवि के मन को छू कर निकलती है। वे एग्जैक्टली है क्या, वो भीतरी रूप से क्या है, ये दिखाई पड़ता है। मैंने कुछ पढ़े, सारा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ पढ़े मैंने। जैसे बलराम अग्रवाल जी लिखते हैं, उनकी पत्नी के प्रत्युत्तर में उन्हें प्रोत्साहित करता है प्रत्युत्तर, और वो लिखना शुरू करते हैं, और रात के वक्त लिखते हैं, और पत्नी बाजू में सो रही होती है। 4 बजे पत्नी की आँख खुलती है, बोलती है कितना देर हो गया, 4 बजे सुबह ऑफिस जाना है, तब उनको ध्यान आता है, वो बंद करते हैं और सोते हैं। तो ये चीज़ें सबके सामने यूं ही नहीं आती। असगर सर की को पढ़ा मैंने तो पता चला सफ़ेद कागज को काली रोशनाई से वो काला करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत। और स्टेशनरी के प्रति उनका पागलपन वो महसूस की। तो नाशिरा शर्मा जी का सुनती हूँ कि नीले शाही से लिखती है, पेंटिंग करती हुई उन्हें महसूस होती है अपनी चीज़ें कि वो पेंटिंग कर रही है, और जो है ना चंद्रबिंदु, उसको वो दूध का चांद कहती है। एक कितनी सुंदर मतलब एक कितनी अच्छी प्रतिक्रिया है, जो पढ़ के एक प्रोत्साहित तो करती है, एक भीतर के कवि को भी जगाती है, एक लेखक को भी जगाती है। मैंने और भी कई लोगों को पढ़ा, जैसे ये लीलाधर मंडोई है, छोटी सी डायरी में सारा नोट करके रखते हैं। कोई उनको शायरी पसंद आ गई, उसको नोट करते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया उसे नोट करते हैं, बाद में वो उसको
जैसे घूमते हैं, बीनते हैं और फिर मतलब मनन करके कुछ चीज़ वही विष्णु नागर सर को मैं पढ़ती हूँ तो लगता है जैसे बोलते हैं कि निरुद्देश्य घूमना उन्हें पसंद आता है, वो उन्हें प्रोत्साहित करता है, या भीड़ में घुसना उनको अच्छा लगता है, या फिर कहीं भी वो होते हैं अचानक से तो उन्हें ख्याल आता है वो उस पर। तो ये चीज़ें हमें संज्ञान दिलाती है, संज्ञान दिलाती है कि क्या कुछ से हम प्रोत्साहित हो सकते हैं लाइफ में। और मेरे बारे में जैसे सर ने कहा कि मैं हर एक लेख या कविता या कहानी या आलोचना कंप्लीट करने के बाद लगता है नहीं एक मूवी जाना है, मैं मूवी देखती हूँ, चाहे वो मूवी कैसी भी हो, न्यू हो पुरानी हो। और मेरे हस्बैंड परेशान होते हैं दिन भर मूवी देखना है इसको, लेकिन वो चलते हैं साथ में। उनका एक बहुत ये है मुझे हेल्प कि बोलती हूँ तो लेके जाते हैं और चलते हैं। और रूम में अकेले बैठकर लिखना बहुत अच्छा होता है। और सर ने जैसे कि मेरे एकांत को इस पुस्तक द्वारा छू लिया, जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। तो मैं सर को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस पुस्तक से जोड़ा और इतने लोगों से मेरा परिचय कराया अंदरूनी रूप से। मैं मुखातिब नहीं हुई हूँ, रूबरू नहीं हुई हूँ किसी के, लेकिन कई लोगों को मैं सर की किताब से जान पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बधाई और सभी साहित्य परिवार को सादर नमन। और टीचर होने के नाते ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी मेरे विचार हैं मैं लिख कर लाई हूँ और मैं उनको रीड करना चाहूँगी। साहित्य की दुनिया में काफ़ी रचनाएं आती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो सीधे हमसे संवाद करती हैं। कुछ इसी तरह की किताब है सूरज जी की मेरे लिखने की मेज। ये मुझे किताब से ज़्यादा लेखकों के अंतर्मन का आईना लगी। हर एक के मन की बात समझ में आई। आदरणीय सूरज प्रकाश जी को इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम सूरज प्रकाश जी को बहुत ही अरसे से जानते हैं और उन्हें बहुत करीब से देखा है। लेखन के प्रति उनकी निरंतरता, उनकी अनुशासन और उनका साहस वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैंने देखा है वो बिना रुके प्रतिबद्धता के साथ अपने संकल्प पर अड़े रहते हैं। उनकी यह नई किताब मेरे लिखने की मेज एक बहुत ही अनोखी पहल है। इसमें इन्होंने 125 लेखकों के अनुभवों को समेटा है, जो आमतौर पर दुनिया के सामने नहीं आते। लेखन के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ, उनके संघर्ष और उनकी पीड़ाओं को इन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पिरोया है। खास तौर पर हम नए लेखकों को लिखने के लिए मंच देना एक बहुत ही साहसिक कदम है। 125 लेखकों से संवाद करना और उनके अनुभवों को संकलित करना वाकई में बहुत ही सराहनीय और परिश्रम का कार्य है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भी इस कृति का एक हिस्सा हूँ। इसके लिए मैं सूरज प्रकाश जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और इस किताब के लिए कुछ भाव मैंने लिखे हैं वो मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, ये रूह का बसेरा है। इन भावों की महक में एक नया सवेरा है। कभी मौन की आवाज़, कभी जज्बातों का सैलाब है। मेरे लिखने की मेज पर हर लेखक का एक ख्वाब है। सूरज जी ने पिरोया है इन 125 रूहों के संघर्ष को। नमन है उनकी दृष्टि को और उनके अथक विमर्श को। कलम थकी नहीं उनकी, न संकल्प कभी डगमगाया। आज शब्दों के इस मेले ने एक नया इतिहास है रचाया। सूरज जी, आपको इस पुस्तक के सफल विमोचन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह किताब साहित्य जगत में एक नए और सार्थक चर्चा को जन्म देगी
और आने वाले लेखकों का मार्गदर्शन करें। देखिए, सूरज जी ने मुझे अवसर दिया, मैंने लिखना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी मन में आता है लिखो, और 1.5 पेज लिखा है इस किताब में। और घर में बैठ के लिखना नहीं हो पाता, तो मेरा जो उपन्यास है एक समंदर मेरे अंदर, तो पूना के रिजर्व बैंक के गेस्ट हाउस पर जाके लिखती थी और फिर घर आके घर के कंप्यूटर पर टाइप करती थी। टाइप करके फिर सूरज जी उसको करेक्शन करते थे और उसके बाद पब्लिशर को भेजते। और ये किताब कैसी लगी? ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें सूरज जी का संघर्ष दिखाई देता है। मैं देखती थी कि तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी 6-6, 8-8 घंटे बैठ के किताब पर काम करते थे, लैपटॉप पर काम करते थे। और मेरे लिए किताबें महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे पति की किताब है, तो इससे जुड़कर कैसा लगा? यहाँ पर आने से पहले मैं ये सोच रहा था कि 2 प्रश्न आयोजक ने सामने रखे हैं कि इससे जुड़कर आपको कैसा लगा। उत्तर तो एक ही हो सकता है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संक्षेप में भी बोलने के लिए कहा गया है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये पुस्तक अगर आप देखें तो इतने सारे लेखकों के जो अंतर्मन से साक्षात्कार कराती है, उनकी रचना प्रक्रिया आपके सामने आती है और आपके देखते कि वो आपकी रचना प्रक्रिया से कैसे भिन्न है। आप उन लेखकों के बारे में जानते हैं। और आप सच बताऊं तो जब मैंने इतने सारे लेखकों को एक साथ पढ़ा तो मैंने ये देखा कि आप उनको पढ़कर उनसे कुछ सीखते भी। और ये इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने सारे लेखकों को पढ़ करके अगर आप उन्हें समझ सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये दूसरा आपका प्रश्न है कि ये पुस्तक मेरे लिए क्या है। मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं कल ये बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं ये पुस्तक मेरे लिए क्या है, इस पर मैं क्या बोलूँगा, तो इतनी सारी बातें दिमाग में आती रही और मैंने कहा कि जब मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो सबका टाइम निकल जाएगा। तो अपने विचारों को बहुत सीमित रखने के लिए कि ताकि मैं इधर उधर ना भटकूं और अपने जो इतने सारे विचार हैं उनको प्रस्तुत कर सकूं, इसलिए मैंने एक बहुत छोटा सा इस पर लिखित में पेपर तैयार किया है ताकि ये सारी बातें आ भी जाए और बहुत ज़्यादा समय भी ना है। अगर आपकी आज्ञा हो, अब इस पुस्तक को पढ़ते समय मैंने लेखन और लेखक के बारे में कुछ कॉमन महत्वपूर्ण बातें नोट की। मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा। हर लेखक कहीं ना कहीं संवेदनशील होता है। जिंदगी के सामान्य से दिखने वाले क्षणों और घटनाओं के पीछे छुपी असामान्यता को वह महसूस कर सकता है और एक नए नजरिए से देखने की क्षमता रखता है। वह उन घटनाओं पात्रों से खुद को जोड़कर देखने लगता है। वह उस खुशी, उस दुख, उस पीड़ा और उस एहसास से अंदर तक गुजरने लगता है जिनसे वास्तविक या काल्पनिक पात्र गुजर रहे हैं। लिखने से पहले वह अपने भीतर उमड़ते भावों, भावनाओं और कभी कभी झंझावात को खामोशी से देखता, समझता और परखता है और इस प्रक्रिया में उसके भीतर रचना को जन्म देने की अकुलहट पनपने लगती है। उसकी अकुलहट उस सबसे निजात पाने का रास्ता तलाशने लगती है। उसके भीतर का उबाल बाहर आने के लिए छटपटाने लगता है और तब वह लिखता है। मैं एक तो और पॉइंट छोड़ देता हूँ। अपने रचना संसार के माध्यम से वह जाने अनजाने जीवन का अर्थ खोजने लगता है और उसे अपने पाठकों तक संप्रेषित भी करने का काम करता है। मुझे लगता है कि लेखक को ईश्वर की तरफ से यह वरदान प्राप्त होता है कि वह जीवन में छुपे अर्थ को पहचान सके और अपने लेखन के माध्यम से पाठकों तक उन्हें पहुंचा सके। और छोड़ देता हूँ 2-3। अपने लेखन के जरिए वह खुद को परिमार्जित करता है और प्रबुद्ध पाठकों को लिखते समय
उसके भीतर मनन और द्वंद्व चलते रहते हैं, जो उसके सामने जीवन के नए अर्थ होते जाते हैं, जो उसे फिर से लिखने के लिए प्रेरित ही नहीं बाध्य भी करते। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वास्तविक लेखक अपने लिए लेखक चुनता नहीं है, कुछ ऐसा होता है जो उसे लिखने के लिए बाध्य करता है। वह लिखता है चाहे उसे कोई पढ़े या नहीं पढ़े, उसके मन में घुमड़ते विचार, घटना, व्यक्तित्व, अनुभव और अनुभूतियाँ तब तक उसके जहन में बनी रहती हैं जब तक कि वह उन्हें लिख नहीं देगा। अंतिम परिणाम धीरे धीरे वह इसका अभ्यास होता जाता है। लिखे बिना उसे चैन नहीं आता और अपनी कलम से निकला हर शब्द उसे आनंद सफा देता है। यही वह चरम स्थिति होती है जो उसे जब तक कलम उठाने के लिए प्रेरित करती है। लेखक से लेखक को प्राप्त संतुष्टि और उसे पढ़कर लेखक का जब वैसी संतुष्टि मिल जाती है तो लिखने और पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारने में समर्थ 125 लेखकों की लेखनी से सजी इस पुस्तक मेरे लिखने की मेज के विचार के लिए और इसे मूर्त रूप देने के लिए मैं अपने मित्र सूरज प्रकाश जी और बहुत वरिष्ठ लेखक हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पुस्तक के प्रकाशन के लिए और सभी लेखकों को इसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए अद्वित पब्लिकेशन के मैं इस पुस्तक के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पुस्तक आपको एक ऐसी जगह छोड़ देती है जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं। धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ भाई अशोक जी का, जिन्होंने जैसे ही इसका प्रकाशन हुआ था उसी समय उन्होंने ये पुस्तक भेजी थी और उन्होंने कहा था कि एक ही वाक्य में आप बताइएगा आपको ये पुस्तक कैसी लगी। तो मैंने यही उनको उत्तर दिया था कि ये पुस्तक जो है वो आपको इससे आगे सोचने के लिए विवश करती है। कौन व्यक्ति कहाँ बैठ के लिखता है, कैसे लिखता है, ये एक पाठक के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका टेक अवे है, जो वो लिखा है वो कहाँ पहुँचता है। धन्यवाद। शुक्रिया। और इतनी अच्छी महफिल में, इतनी अच्छी लोगों के बीच, सुधी पाठकों के बीच, इतनी बड़ा अच्छा लिखने वालों के बीच, और सबसे अच्छी बात है सूरज सर के बगल में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवड़ी पांडे जी। और मुझे ना सूरज जी ने इतना अपनापन, इतना प्यार दिया। और ये जो किताब है ना, बताओ, ये किताब है सर के घर से मुझे मिली और इतने प्यार से इन्होंने मुझे दी। और मुझे लिखा है ना, सोनाली के पहली बार घर आने के लिए ये किताब मुझे मिली है। तो मैं इतनी खुश हूँ कि सर के खजाने में से मुझे और भी बहुत सारे रत्न मिलने वाले हैं। दूसरी बार आऊँगी, तीसरी बार आऊँगी तो और भी मुझे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लिखने, मेरे लिखने की मीन्स, ये अपने आप में बहुत सोचने पर बहुत मजबूर करती है। और बहुत बार मुझे लगता है कि मैं बस इतना सोच रही थी, मैंने कुछ पढ़ने पढ़ते मैंने इसमें ये भूमिका पढ़ी जो सूरज जी की इसमें है। और इतना कोई इंसान इतना मेहनती हो सकता है, इतनी शिद्दत से कुछ करने की अगर उसके अंदर इच्छा है, वो इच्छा शक्ति को आपको नमन, सच में। और आपने इतना खूबसूरत इसके अंदर संकलन किया है, 125 मतलब कम बात नहीं होती है। और उसको इतनी खूबसूरती से हर एक की बात को रखना और उसको इतने प्यार से, अपने मन से उसमें एक एक चीज़ को जोड़ करके रखना, तो ये बहुत एक दस्तावेज इस चीज़ का है ये कि इसके अंदर आप इतनी सारी, देखिए शीर्षक एक हो सकता है, विचार सबके उस शीर्षक के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो यही बात है मेरे लिखने के मीस, विवाह मैम ने जैसे बताया कि मेरे पास तो मीस नहीं है, हम औरतों के पास तो मीस वाकई नहीं होती है। ममता जी ने भी कितने प्यार से ये बातें हमें बताया कि कहीं भी लिख लेते हैं, हम भी कहीं भी लिख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं रोटी बना रही हूँ और कोई विचार मेरे दिमाग में आया, मैं उसी समय कहीं पे जाकर आटे वाले हाथ से लिखा है, क्योंकि वो विचार दोबारा नहीं आएगा। तो ये संकलन करना और इस तरह के शीर्षक को लेकर के किसी के साथ में गुजरना, उसकी बातों को संकलित करना बहुत बड़ा काम है। मुझे जैसे पांडे जी ने आदेश दिया कि मैं आपसे बस पूछूं, क्या पूछूंगी, ज़हन में खूब सारे सवाल हैं। तो बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बहुत दुरूह कार्य है सच में, और जिस तरह से आपको हम देखते हैं, आपकी मेहनत को हमने देखा है और लगातार इसके बारे में आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी हम सभी लगातार चिंतित रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी,
मेरे लिखने की मेज शुरू कहाँ से हुई और आखिर तक उसका जो सफर था, उसको आपने कितने घंटे, कितना समय, कितने दिन? उसका नहीं बोलना है, सफर कैसे हुआ वो बताएंगे। हाँ, सफर कैसे हुआ वो मतलब आप बताइएगा। ठीक है, ठीक। मेरा सवाल ये है कि आपका सफर आदि से अंत तक। हाँ, मतलब सर, शीर्षक की बाद में बात कहूँगा, लेकिन सवाल सबसे पहले आ गया तो ये से शुरू करता हूँ। मेरे लिखने की मेज एक वाक्य है, और दूसरा वाक्य लिखने की मेरी मेज। दूसरा हुआ क्या कि जब मैंने मेरे लिखने की मेज के लिए पत्र भेजा तो स्पष्ट तक मेज एक प्रतीक है, वहाँ तक पहुँचने की दौड़ क्या है, जद्दोजहद क्या है, उसके बारे में लिखना है। और ज़्यादातर लोगों ने लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा लिखने की मेरी मेज कितनी बड़ी है, स्टील की है, कांच है, काट शहर कैसे बदले, अरे ऐसे कैसे विषय होता है। तो 10 निबंध ऐसे थे जो मुझे लौटाने विषय था लिखने की मेज, मेरे लिखने की मेज पर लिखा लिखने की मेरी मेज पर। तो शुरुआत यहीं से शुरू हो गई थी, बात यहीं से हुई थी। मेरे लिखने की मेज मेरे दिमाग में बहुत दिनों से सवाल होता था कि हम भारतीय लेखक, खासतौर पर हिंदी लेखक, अपने आप को लिखने के लिए तैयार कर सकते। अब तो जो मुझे पहले से जानते हो कि मेरी एक किताब 10 साल पहले आई थी, लेखकों की दुनिया, बहुत चर्चित है ये किताब। लेकिन वो किताब दुनिया भर के लेखकों के आदतों के बारे में, लिखने की तैयारी के बारे में। भारत हिंदी के लेखक थे, लेकिन विदेशी लेखक ज़्यादा थे, और हिंदी लेखक इसलिए नहीं थे कि हिंदी लेखकों के बारे में जानकारी है ही नहीं। बहुत कम जानकारी है कि अष्ट जी खड़े होकर लिखते थे, या कमरे से उड़ू बैठ के लिखते थे, या कोई और कैसे लिखते थे। तभी प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छे सवाल पूछे कि कौन कैसे लिखता है, ये मत कौन क्या लिखता है, ये जानता कहाँ पूछता है लेखक, कहाँ पहुँचता है वो। तो बहुत दिनों के दिमाग में सवाल था, इसे चुप गए, कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया। 125 के हैं, और सबसे व्यवहारिक लेखक है 93 वर्ष के विवेकानंद नागर। कम उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता, पिताजी ने भी बताया 54 है, सिर्फ अलका शराबी या लिखने का। तो 125 लेखकों को एक फिल्म में मानना, और ऐसे विषय के लिए उनको प्रेरित करना। लिखें आमतौर पर एक मुहावरा है मेंढक तोड़ना, जो संपादन के लिए कहा जाता है कि वो इसके बारे में दूसरा काम नहीं करना चाहता है। बहुत मुश्किल नहीं था, मुश्किल था समय सीमा के भीतर और शब्द सीमा के भीतर। एक लेखक ने 7,700 शब्दों का लेख लिखा, एक लेखक ने 1600 शब्दों की परिचय लिखा। कई लोगों ने किताब के पन्ने भेज कि हर लेखक दूसरे लेखक से अलग कैसे है, सोचने की प्रक्रिया कैसे है, वो अपने आप को कैसे प्रेरित करता है, किस समय उसके लिए उसकी लाइफ ऑन होती है, और तब बेहतर तरीके से मकसद नहीं होते बेहतर है। हर लेकिन कार्य बेहतर थे, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर यहाँ जितने भी लेखक बैठने अगर आप अपने बारे में सोचें तो तैयार करना दूसरे लेखक में 125 लेखक नए लेखक भी हैं, सीरियस भी हैं, सीनियर भी हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार वाले भी हैं, राज सम्मान वाले भी हैं, बहुत सारे पुरस्कार वाले भी हैं, 100 किताबों के लेखक भी हैं, बहुत सारे। लेकिन ऐसी सारी चीज़ों को जब सामने में लिया, मैं नमस्कार करता रहा हर बार, हर लेखक को कि अपने आप को कैसे किया। दिलीप रमेश शहतूत के पेड़ में बैठ उन्होंने लिखा, तो ये सारी चीज़ों से गुजरना इतना आसान है।
इतना मजेदार था, अनूठा था, अनूठा था। और एक किताब में सबको समेटा। कुछ लोगों ने मुझे चुनौती दी, अरे कैसे काम करेंगे, संभाल पाएंगे नहीं संभाल। तो मेरे पार्टनर बैठे हैं, बेटा ने उन्होंने देखा कि मैं लगा रहा किताब समझ नहीं पाता, मैं बात करूँगा लगा रहा मैं एक पहली बार ऐसी किताब आ रही है जिनमें जो 25 लेखकों का योगदान है और सब अपनी बात कह रहे हैं, अपने तरीके से कह रहे हैं, अपनी बात ये भी कह रहे हैं कि लेखन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नई किताब बनी है और ऐसी किताबें वो नहीं दी जाती। हाँ एक बात का भी गौर करना चाहूँगी कि मैंने इस किताब का प्रारूप बनाया है तो पहला पत्र अपने प्रकाशक को भेजा कि ये किताब मैं तैयार कर रहा हूँ, अब क्या सोचते हैं उनका वो है पुस्तक मेरे में किताब है। मैंने कहा कि नहीं, सब लेखकों तक पहुँचनी भी चाहिए, उन्हें पहुँचे। तो एक प्रकाशक 450 रुपये की किताब 125 लेखकों को दे, बहुत बड़ी बात। मैंने बीड़ा उठाया और जो लोकार्पण हुआ मेले में बताया गया कि सबसे अच्छा लोकार्पण इस किताब में था। मुद्रा गर्ग की अध्यक्षता कर रही थी, नासिर अली थी और कई लोग बैठे थे, 100 लोग आगे बैठे थे। वो उतनी देखनी थी मेरी मेज, यह मेरे लिखने की मेज। तो मेज का तो जिक्र ही नहीं है ना, मेज तक पहुँचने की बात है। आप फूड कोर्ट में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी तो वही अपनी मेज हो जाती है। मोहन राकेश के लिए पहाड़ मेज होती थी, कुछ लोगों के लिए पलंग का गद्दा मेज होता है, कुछ लोग लैपटॉप को तकनीकों पर रख के लिखते हैं, वो उनकी मेज है। आपकी मेज अलग हो सकती है, लिखने की मेरे लिखने की मेज अलग है, लिखने की मेज। धन्यवाद। सही बात।